वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां आज की इस वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिकर्जन को कवर करने जा रहे हैं। हमें रिकर्जन को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल समझना है और साथ साथ प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रिकर्जन के लिए कोड लिखना है, प्रोग्राम की मदद से इसको समझना है ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक वार्निंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है जब हम फर्स्ट टाइम रिकर्जन को समझ रहे होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल है कि हमें एक ही लेक्चर में या एक ही दफ़ा देखने पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए। हमें इसके लिए वीडियो को बार बार देखना पड़ सकता है, लेक्चर को 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखना पड़ सकता है। तो ये एक कम्प्लीटली नॉर्मल बात है। मोस्टली ऐसा होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे सी में, C++ में, पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में, जब फर्स्ट टाइम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड को हिट करता है तो ये हमें अच्छे से समझ नहीं आता। हमें बार बार वीडियोस को देखना पड़ता है, पॉज करके चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली उन लोगों को जो अपना प्रोग्रामिंग का जर्नी पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, स्पेशली उनके लिए ये बात है। अगर आपको पहली ही दफ़ा में समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं वो सभी इसी फेज से गुजर कर गए हुए हैं। ये डिफ़िकल्ट और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो सेम उनके साथ भी ऐसे ही है। आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना होगा, लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुनना होगा, पॉज करके इसके लिए प्रैक्टिस करना होगी, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बताने का मकसद आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि इसको बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा अटेंटिवली इस लेक्चर को सुने और ज़्यादा अटेंटिवली आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो रिकर्जन है क्या, एक पूरे ओवरव्यू के साथ इसको लेकर चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो रिकर्जन क्या है, वो कहता है व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार रिपीट करना स्टार्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये रिकर्जन है। अब थोड़ा सा अगर हम फंक्शंस को समझें तो फंक्शंस में ऐसा हो रहा था कि हमारे पास कोई भी एक प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एरो से यहाँ पर शो करता हूँ। तो इस प्रोग्राम में एक ब्लॉक ऑफ कोड है, या जिसको आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, ये एक फंक्शन है। उसके बाद हम कहीं पर भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रन होती हैं। ये फंक्शन जो है कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम जो इसने करना है वो करता है। जबकि अगर हम रिकर्जन की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, इसमें ये है हमारे पास एक फंक्शन, जिसको आप फंक्शन की डेफिनेशन भी बोलते हो। अब ये जो फंक्शन है ये खुद को ही कॉल करता है। इसने एक दफ़ा अपने आप को कॉल किया, दूसरी दफ़ा कॉल किया, तीसरी दफ़ा कॉल किया, चौथी दफ़ा कॉल किया, मतलब ये रिपीटेडली खुद को ही कॉल करता जा रहा है। इस फिनोमेना को या इस कॉन्सेप्ट को हम रिकर्जन बोलते हैं। जैसे ही मैंने आपको रिपीटेडली एक ही काम बार बार करने के बारे में बताया तो आपके माइंड में एक बात फ़ौरन से क्लिक की होगी कि ये सेम काम हम लूप से भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लूप्स में हम ऐसा करते हैं कि कोई भी एक काम जिसको हमें बार बार दोहराना होता है, हम उसके लिए लूप्स को यूज़ करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि वो सभी काम जो हम लूप से परफॉर्म करवा सकते हैं, वो सारे के सारे काम हम रिकर्जन से परफॉर्म करवा सकते हैं। और वो सभी काम जो हम रिकर्जन से परफॉर्म करवा सकते हैं, वो सभी काम हम लूप से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफ़िकल्ट लॉजिक्स होती हैं, स्पेशली जब हम मूव करते हैं आगे हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की तरफ, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी जगहों पर जो है उस कोड को जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए रिकर्जन को यूज़ करना होता है। वो जब आप फ्यूचर में इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि लूप्स और रिकर्जन ये एक ही काम करते हैं, लेकिन हम कुछ जगहों पर लूप्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर आसान काम होता है,
कुछ जगहों पर हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं जहां पर हमारा काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उस डिफिकल्ट काम को सिंप्लीफाई करने के लिए फ्यूचर के जो हमारे पास डीएसए है, इस तरह के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहां पर हम इनको यूज़ करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले जो है वो कीवर्ड लिखना होता है DEF, उसके बाद हम फंक्शन का नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से, जो क्या करता है, जो किसी भी एक नंबर को डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम रख लिया, यहाँ पर आर्गुमेंट दे दिया और सिंपल वो क्या करता है, वो इसको प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंट और यहाँ पर दिया हमने n, और ये हमारे पास एक फंक्शन जो है वो क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है। जहाँ पर भी मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मुझे इसका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट 5 पास किया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह से सीरीज को प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 3, 2 एंड 1, मुझे इसको प्रिंट करवाना है। लेकिन प्रिंट कैसे करवाना है? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए कि आप इसको प्रिंट करवाओ फंक्शंस को यूज़ करते हुए, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से 2 मेथड आते हैं। पहला मेथड ये कि हम डिस्प्ले 4 करें, डिस्प्ले 3 इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाते जाएं बाहर, ठीक है। दूसरा मेथड ये कि हम यहाँ पर लूप को अप्लाई कर देंगे, वहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप जो है वो वैल्यूज़ देंगे कि फ़लाँ जगह से स्टॉप हो, फ़लाँ जगह पर जो है वो स्टार्ट हो फ़लाँ नंबर से, तो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट में ये जो एक सीक्वेंस है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि हमें ना तो पहला मेथड यूज़ करना है, हमें एक ही दफ़ा इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है, और दूसरे नंबर पर हमें लूप्स को भी यूज़ नहीं करना। हमारी मजबूरी ये है कि हमने यहाँ पर रिकर्जन को यूज़ करना है। अब रिकर्जन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें रिकर्जन को यूज़ करना होता है, हम सबसे पहले इस चीज़ को सोचते हैं कि हमें बेसिकली काम क्या करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर डिस्प्ले अगर 5 है, मुझे अगर 4 को भी डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है, अगर मैं 5 को n बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 4 क्या है, ये है n-1, और जो 3 है ये क्या है n-2, और 1 जो है ये क्या है n-3, और 1 क्या है n-4, कुछ इस तरह से। ऐसे ही है, n में क्या पड़ा हुआ है 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 गए 1, ऐसा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, रिकर्जन को अप्लाई करते हैं। रिकर्जन में ऐसा होता है कि हम ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, वो फंक्शन खुद से ही उसको कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर जो है इसको कॉल कर देते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले n-1। अब जब ये वाली लाइन इसमें लिखी गई, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको हम रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही यहाँ पर मैंने n डिस्प्ले 5 किया, तो ये वाला जो कोड है ये वाला रन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू कितनी है 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पर ऐसे ही है। उसके बाद फंक्शन फिर से कॉल हो गया फॉर n-1, इट मीन्स ये कॉल हुआ किसके लिए, 4 के लिए, डिस्प्ले 4 हो गया। फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पर ये फंक्शन आया, अब इसके बाद प्रिंट क्या होगा, 4 होगा। जब ये प्रिंट हो गया, फिर से ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया। अब कॉल हुआ किसके लिए, जो है n की वैल्यू जितनी थी उसमें से -1 जब हम करते हैं, इस दफ़ा कितनी थी 4, और 4 - 1 हुआ, तो अब कितनी वैल्यू होगी 3। तो प्रिंट जो है नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर ये जाएगा कंट्रोल, मतलब यहाँ पर इस दफ़ा क्या है n हमारे पास 3 है, प्रिंट करेगा 3 को, ठीक हो गया। फिर से यहाँ पर आएगा डिस्प्ले, फिर से कॉल होगा फॉर 2, फिर से स्टार्ट से इस फंक्शन ने फिर से रन होना है, और फिर से हमें मिलेगा 2, इसी तरह से सो ऑन 1, और ये बार आगे से आगे चलता जाएगा, माइनस में चलता जाएगा। ठीक है, बेसिकली चलें इसको एक और तरह से मैं आपको समझाऊं। हमारे पास है डिस्प्ले 5, इस डिस्प्ले 5 ने कॉल कर दिया किसको, डिस्प्ले 4 को, ठीक है जी, यहाँ पर n-1। डिस्प्ले 4 ने कॉल कर दिया डिस्प्ले 3 को, डिस्प्ले 3 ने कॉल कर दिया
डिस्प्ले 2 को, इसी तरह से डिस्प्ले 2 कॉल कर देगा डिस्प्ले 1 को, सो ऑन आगे से आगे। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक ये डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जाकर इसको रुकना चाहिए, इसकी कोई ना कोई स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए। जहां पर भी जाकर ये स्टॉप होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जहां पर डिस्प्ले 1 हो जाए, या हम ऐसा बोलते हैं जहां पर डिस्प्ले 0 हो जाए, वहां पर ये जो फंक्शन कॉलिंग है ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो क्या होगा, तो जो कंट्रोल है वो रिटर्न हो जाएगा। डिस्प्ले 1 जो है वो वापस जाएगा किसके पास, डिस्प्ले 2 के पास। इस तरह से ये लेवल बाय लेवल जो है हमारा ये जो फंक्शन कॉल है ये अपने आप जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी को हम समझते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, यहाँ तक ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है इससे क्या हो रहा है, इससे इनफाइनाइट कॉलिंग स्टार्ट हो गई है। पहले नंबर पर 5 आ रहा है, 4 3 2, 5 जो है वो 4 को कॉल कर रहा है, 4 3 को कॉल कर रहा है, 3 2 को कॉल कर रहा है, सो ऑन। कॉलिंग आगे से आगे जाती जा रही है, जो कि इनफाइनाइट कॉलिंग है। जब इनफाइनाइट कॉलिंग होगी तो ये इतनी स्पीड से चलेगा और इतनी ज़्यादा कॉलिंग्स यहाँ पर हो जाएंगी कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। हमें यहाँ पर कोई ना कोई स्टॉपिंग वैल्यू ऐड करना है ताकि किसी एक स्टेज पर जाकर हमारी ये फंक्शन कॉलिंग रुक जाए। और हम ये चाहते हैं कि वो कहाँ पर जाके रुके, जब एक प्रिंट हो जाए। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो और कहाँ पर एक प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग हमें यहाँ पर करना है। उसके लिए मैं इसको दोबारा से नीचे लिखता हूँ, या मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास है होगा कुछ यूँ, दोबारा से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DEF डिस्प्ले n। यहाँ पर हम कंडीशन देंगे कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। जब भी रिटर्न को हम बगैर किसी वैल्यू के लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि जो कंट्रोल है वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी जाएगा, जैसे 0 जो है वो आप बोलोगे उसके साथ जैसे ही वो इंट काउंटर होगा तो जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। यहां तक होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। इस पूरे फंक्शन को चलाकर देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है और हमें क्या आउटपुट मिलती है। इससे और भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिकली जब हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इसको समझेंगे तो चीज़ें उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अब इस कोड को हम चलाकर देखते हैं। ये जो कोड हमारे पास फाइनल है इसको चला के देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिकर्जन है, और इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। इसको रन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने एक फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन बना हुआ है, हम इसको कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर डिस्प्ले 4। ठीक है जी, अब डिस्प्ले 4 के लिए जैसे ये कॉल हुआ तो इस फंक्शन ने रन होना है। यहाँ पर कितना आया, 4। ठीक हो गया। क्या n बराबर है किसके, 0 के, मतलब क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है। इट मीन रिटर्न नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। जैसे ही आगे आया तो वो बोलता है n-1, डिस्प्ले n-1, मतलब 4 - 1 किसके बराबर होता है, 3 के। तो इसने दोबारा से कॉल कर दिया किसको, डिस्प्ले फॉर 3। तो फिर से ये शुरू से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3। ठीक हो गया। क्या 3 बराबर है 0 के, बराबर नहीं है, कंडीशन हुई फॉल्स। कंट्रोल जाएगा किसके पास, प्रिंट n के पास। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। फिर से जब यहाँ पर आया तो n-1 मतलब 3 - 1, अब डिस्प्ले कॉल हुआ फॉर 2। ठीक है, जब 2 के लिए कॉल हुआ तो फिर से इसने दोबारा से चलना है। यहाँ पर आ गया 2 के लिए। क्या 2 बराबर है 0 के, 2 0 के बराबर नहीं है, रिटर्न नहीं होगा, बल्कि प्रिंट हो जाएगा 2। समझ आ रही होगी इस बात की, फ्लो को हम समझ रहे हैं, कंट्रोल को हम समझ रहे हैं। प्रिंट कर दिया उसने 2 को। फिर से जो है वो फिर से फंक्शन कॉल हुआ फॉर 1। ठीक है, 2 - 1 1। जब ये कॉल हुआ फिर से इस फंक्शन ने चलना है, n में पड़ा हुआ है 1। क्या 1 बराबर है 0 के, नहीं है। कंट्रोल आएगा किसके पास, प्रिंट के पास, और यहाँ पर प्रिंट क्या हो गया, 1। डिस्प्ले n-1, 1 - 0 किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 - 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब के फिर यहाँ पर आया डिस्प्ले n में पड़ा हुआ है 0। क्या 0 0 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कंडीशन हुई ट्रू, तो वो बोलता है कि क्या कर दो, रिटर्न कर दो। जैसे रिटर्न करेगा इट मीन्स हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया और हमें 4 से 1 तक वो सेम जो है आउटपुट मिल गई।
सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब किसी भी फंक्शन को जहाँ पर रिकर्जन हो रही होती है, हमें कहीं ना कहीं पर फंक्शन कॉल्स को स्टॉप करना होता है, जिसके लिए हम कोई ना कोई स्टॉप वैल्यू देते हैं, जैसे हम लूप्स में दे रहे थे। नहीं तो हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है अनलिमिटेड हो जाएगा, या जिसको आप इनफाइनाइट बोलते हो वो हो जाएगा। तो हमने उसके लिए ये कंडीशन दी जिसको रिटर्न कंडीशन बोलते हैं। वो कंडीशन जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कंट्रोल को रिटर्न करती है, उसको रिकर्जन में हम बोलते हैं बेस केस। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेस केस। ठीक है, वो कंडीशन जो वैल्यू को रिटर्न करती है, जो कि फ्लो को, कंट्रोल को रिटर्न करती है किसी एक पर्टिकुलर जो है वो वैल्यू पर जाकर, जिसको आप स्टॉपिंग वैल्यू भी बोलते हो, उसको हम बेस केस बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बार बार चलेगा, इनफाइनाइटली रन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट कॉल्स यहाँ पर आ जाएंगी किसी भी फंक्शन के लिए रिकर्जन में, और जो है हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अब एक और चीज़ जो आपको, अगर आप बिगिनर हैं, समझना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ज़रूरी नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए। इस बात को हम समझते हैं, वो है जिसको बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का कॉन्सेप्ट, कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझते हैं तो हमें मज़ीद चीज़ें भी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट फॉर कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज किया, जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं मेन मेमोरी को, कि ये है हमारे पास एक मेन मेमोरी, और उस मेन मेमोरी में कुछ इस तरह से मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ये क्या कहलाता है? ये वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल को विजुअलाइज किया, ऐसे ही जब किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो फंक्शंस तो हमें नज़र आ रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रही है, जो चीज़ें हम इनपुट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वहाँ पर कॉल स्टैक जनरेट होता है। वो किस तरह से? कॉल किसको बोलते हैं? फंक्शन कॉल को बोलते हैं। स्टैक किसको बोलते हैं? जब एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ आ जाए, दूसरी चीज़ आ जाए, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैक। अगर मेरे पास कॉइन्स है, मैंने एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, तो ये मेरे पास स्टैक ऑफ कॉइन्स है। अगर मेरे पास बुक्स हैं तो मैंने उनका एक स्टैक बना दिया, पहली चीज़, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, और इस तरह से सो ऑन। इसको हम स्टैक बोलते हैं। अब इंटरनली क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेन मेमोरी है, तो उस मेन मेमोरी में कुछ इस तरह से एक ग्लास की तरह, ये एक बकेट की तरह हमारे पास जो है कुछ ऐसी जगह बन जाती है। ठीक है, जहाँ पर फंक्शंस कॉल की स्टैक जो आएंगी, पहला फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास क्या बन रही है? ये हमारे पास कॉल स्टैक बन रही। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब इससे हम समझ रहे हैं कॉल स्टैक को कि बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे ही हमने फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले फॉर 4, तो होगा कुछ यूं कि यहाँ पर मेन मेमोरी में एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है एक लेयर, बेसिकली ये जगह है जो घेरी हुई है। किसने? डिस्प्ले 4 ने। ठीक है, डिस्प्ले 4। इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो ये इतनी जगह या इतनी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर ली, एक लेयर बन गई। अब इसमें मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी काम होंगे वो यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है तो यहाँ पर वेरिएबल ए है, बी है, सी है, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इसी लेयर में होंगी। उसके बाद क्या हुआ? अगला फंक्शन आया, इसने कॉल किया अगले फंक्शन को, जो कि है डिस्प्ले 3, या जिसको आप बोल सकते हो, अगर ये आप डिस्प्ले जो 4 को अगर आप n बोलते हो तो हम बोल सकते हैं इसको n। ठीक है, तो ये क्या है? n-1, जिसको आप डिस्प्ले 3 बोल सकते हो। तो उसने अपनी अगला फंक्शन जब वो कॉल हुआ तो वो उसके ऊपर आके बिल्कुल उसकी अगली लेयर बन गई। फिर उसके बाद आया n-2, मतलब जो डिस्प्ले, इसको मैं d से और यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, उसकी लेयर बन गई। इसी तरह से अगला फंक्शन आया जो कि है डिस्प्ले 1, उसकी लेयर बन गई। अब ये लेयर कैसे बन रही है, चले प्रोग्राम से भी समझ लेते हैं। वही चीज़ें जो हमने रिपीट की। 4 जैसे ही आया, मैं दोबारा से इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, चले इसको समझने के लिए। ये हमारे पास है जी कॉल स्टैक। फंक्शन 4 कॉल हुआ, डिस्प्ले में आया यहाँ पर 4,
क्या n 0 के बराबर है, नहीं है, n में 4 पड़ा हुआ है, तो प्रिंट करवा दो किसको, 4 को। तो जैसे ही पहला फंक्शन कॉल हुआ यहां पर जो है वो डिस्प्ले 4 की एक लेयर बन गई। ठीक हो गया। अब इसने कॉल कर दिया डिस्प्ले 3 को, ठीक है, n-1 जिसको आप बोल सकते हो। तो ये है हमारे पास डिस्प्ले 3, जिसको मैं d/3 लिख रहा हूं। d/3 उसकी लेयर बन चुकी है। यहां पर उसने उसको कंडीशन में चेक किया कि क्या n 0 के बराबर है, नहीं है, तो प्रिंट करवा दो किसको, 3 को। पहले 4 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। फिर इसने कॉल कर दिया डिस्प्ले 2 को, ये उसकी लेयर बन गई। ठीक है जी, डिस्प्ले 2 जैसे यहां पर आया, इसकी नेक्स्ट लेयर बन गई जो कि है d2। कंडीशन हुई, यहां से उसने प्रिंट कर दिया, यहां पर आ चुका है जी 2। नेक्स्ट टाइम उसने डिस्प्ले 1 को जो है वो कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल किया, यहां पर डिस्प्ले n में पड़ा हुआ है 1, तो यहां पर डिस्प्ले 1 के लिए जो है एक लेयर बन गई, इसके ऊपर एक स्टैक बनता जा रहा है। बेसिकली जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर क्या हुआ जी, इसको इसने प्रिंट कर दिया 1 को, अगली दफा जो है 0 हो गया यहां पर, तो 0 के लिए यहां पर एक लेयर बन गई फॉर d0। कंडीशन उसने देखी, कंडीशन हो गई ट्रू, उसने बोला कि रिटर्न कर दो, मतलब कंट्रोल रिटर्न होगा। तो ये जो लेयर है ये यहां से डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद फिर से किसके पास आएगी, d1 के पास, डिस्प्ले 1 जो फंक्शन है उसके पास। वो कहेगा कि ये चीजें हमने, ये जो कोड था ये हमने रन कर दिया, क्या इसके नीचे कुछ और है फॉर डिस्प्ले 1? यहां पर कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। फिर वो आएगा नेक्स्ट इसके पास, क्या d2 के लिए कुछ कोड बचा हुआ है? जितना कोड था प्रिंट ये तो चल गया, क्या कुछ कोड बचा हुआ है जिसको अभी रन करना है? तो वो भी रन होगा, लेकिन रन कब होगा, रिटर्न के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर ऐसा होता, प्रिंट फॉर एग्जाम्पल XYZ कुछ भी हम प्रिंट करवाते, तो होना कुछ यूं था, 4 3 2 1, ये प्रिंट होने के बाद यहां पर प्रिंट होता XYZ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम रन करेंगे तो मजीद हमें समझ आ जाएगी। जब इसका काम हो गया, ये डिलीट हो जाएगा, फिर वो आएगा नीचे, वो ये कहेगा कि क्या यहाँ पर कुछ कोड बचा हुआ है, जो प्रिंट होना था वो हो गया, जो काम था, अगर कुछ काम बचा हुआ है तो उसको वो रन करवाएगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे के सारे जो कॉल स्टैक है ये एम्प्टी हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कॉल स्टैक आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आपको मैं प्रैक्टिकली जब ये कोड लिख कर दिखाऊंगा तो उससे आउटपुट से आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, जैसे ही आउटपुट हमारे पास मिलेगी। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, एक ही दफ़ा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप चीज़ों को रिपीट करके वीडियो को फिर से देख सकते हो, लेक्चर को बार बार सुन सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल आपने ज़रूर करना है। अभी हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली ये कोड लिखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली फैक्टोरियल इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हुए। हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इसको समझते हैं रिकर्जन। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन यहां पर बनाते हैं डिस्प्ले के नाम से। ये छोटा सा फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाता है। तो मैंने डेफ लिखा, डिस्प्ले जो कि फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस में मैंने n आर्गुमेंट दिया, कॉलन लगाया और आ गया नेक्स्ट लाइन में। इसका काम ये है कि इसने नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट में n लिख देता हूँ। फंक्शन हमारे पास बन चुका है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी नंबर इसमें लिखा हुआ होगा आर्गुमेंट में, वो हमें डिस्प्ले होकर या प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ, डिस्प्ले लगाया, पैरेंथेसिस में फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट में मुझे 5 जो है वो प्रिंट होकर मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे 5 4 3 2 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें 5 को 4 को 3 को 2 को और 1 को प्रिंट करवाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें एक ही दफ़ा फंक्शन को कॉल करना है, जैसा कि यहाँ पर हो चुका है, और हमें लूप्स को यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए हम रिकर्जन को यूज़ करेंगे। हमारी मजबूरी है, या आप बोल सकते हो कि फोर्सफुली हमें यह कहा गया है कि आपको रिकर्जन को यूज़ करते हुए ये काम करना है। तो अगर हम एज्यूम करें कि 5n है तो 4 क्या होगा, 4 होगा n-1, ऐसे ही है। और 3 क्या होगा, 3 होगा n-2, और 2 क्या होगा n-3। मतलब जो नंबर है उसमें से हम ये जो
माइनस करते जा रहे हैं। पहले 1 को माइनस किया तो 4 मिला, 2 को माइनस किया तो 3 मिला, इसी तरह से 3 को n मतलब 5 से माइनस किया तो हमें 2 मिलता है। इसी तरह से अगर हम n-4 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। सिंपल यही कहानी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन की, वहाँ पर कॉल कर देते हैं इसी डिस्प्ले फंक्शन को फॉर n-1। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर n-1 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे पहली दफ़ा जब n वैल्यू 5 आएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी, फिर कॉल हो जाएगा डिस्प्ले फॉर 4, फिर से 4 प्रिंट होगा, फिर कॉल हो जाएगा डिस्प्ले फॉर 3, इसी तरह से 2, 1 सो ऑन, और ये इनफाइनाइट जो है ये फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए इनफाइनाइट कॉलिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, आपको नजर आ रही है। और फाइनली क्रैश हुआ सिस्टम और हमारे पास जो है यहाँ पर एरर आ गया। वो कहता है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। ठीक है, जो रिकर्जन की डेप्थ है वो मैक्सिमम से एक्सीड कर चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई एक स्टॉपिंग वैल्यू देनी है ताकि एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग वैल्यू जो हम देंगे वहां पर जाके फंक्शन कॉलिंग स्टॉप हो जाए और हमें हमारी डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए 5 4 3 2 1। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहां पर यूज करते हैं बेस केस को। बेस केस क्या है, ये वो स्टॉपिंग वैल्यू या वो कंडीशन होती है जो रिटर्न करती है कंट्रोल को। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ के बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन देंगे कि अगर n बराबर हो जाता है 0 के तो क्या हो जाना चाहिए, ये फंक्शन कॉल जो है ये रुक जानी चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ पर रिटर्न लगाना है। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में हमें 5 4 3 2 1 जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी वो हमें मिल गई। ये क्या बना, ये हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन बना। और इस पूरे प्रोसेस को हम रिकर्जन बोलते हैं, जिसमें एक फंक्शन खुद को ही रिपीटेडली कॉल करता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो डिस्प्ले n-1 है ये खुद को रिपीटेडली कॉल कर रहा है। तो सिंपल सा ये इसका मेथड है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो मैंने कॉल स्टैक के बारे में समझाया वो अगर मैं बताऊं तो होता कुछ यूं है कि जब फाइनल हमारे पास आखिरी जहां पर ये रिटर्न हो रही होती है वैल्यू, जहां पर हमारा कंट्रोल जाता है, जैसे 0 हुआ तो उसके बाद वो जो हमारे पास लेयर्स बनी हुई होती हैं, वो जो आप बोल सकते हो एक कॉल स्टैक बना हुआ है, 1 बाय 1 वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो वापस डिलीट हो रहे होते हैं, वापस दोबारा से हर फंक्शन कॉल के पास जाते हैं, तो वो ये चेक करते हैं कि क्या इसका कोई काम रह तो नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपको एक प्रिंट करवा के दिखाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट हेलो, हेलो लिखना है जी, एच मिसिंग है, हेलो रिकर्जन। मैं यहां पर लिख लेता हूं जी हेलो रिकर्जन, हेलो रिकर्जन। अगर मैं ये मैसेज प्रिंट करता हूं तो अब देखिएगा आउटपुट देखिएगा, पहले वो 5 के 5 हमारे पास प्रिंट होंगे। ये देखिए 5 4 3 2 1 ये वैल्यू जब वापस हो रहा था, जब हमारी रिकर्जन जो है वो डिलीट हो रही थी वो लेयर्स, तो वापसी पर पहली दफ़ा यानी कि जहां पर डिस्प्ले 5 था उसके लिए ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, और फाइनली हर दफ़ा जब कंट्रोल वापस हो रहा है तब ये चीज़ें प्रिंट होती जा रही हैं। पहली दफ़ा ये प्रिंट हो चुके हैं प्रिंट n। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसके कंट्रोल की समझ आएगी, तो ये चीज़ें जो कॉल स्टैक है वो समझ आ जाएगी। बेसिकली आपको कॉल स्टैक को नहीं समझना, आपको फिलहाल के लिए समझना है कि रिकर्जन क्या है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से कोई एक फंक्शन खुद को कॉल करता है बार बार, और वही काम जो हम लूप से करते हैं वो हम इससे कर पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आपने लाजमी जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करना है। थोड़ा सा आपने फ्लो को समझना है तो आपको ऑटोमेटिकली रिकर्जन की समझ आ जाएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।